समझने वाले इनका कल्चर और खास के उर्दू लैंग्वेज मेंशन है कि उर्दू लैंग्वेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। इसकी हिफाजत की जिम्मेदार रियासती सरकार होगी, बंगाल सरकार की होगी। तो आज क्या बंगाल सरकार उसके जस्ट उल्टा काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं निज़ामी उर्दू लाइव। मैं गुलाम साबिर निज़ामी और मेरे साथ मौजूद है इकरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। आज आपसे बात करेंगे ख़ास करके उर्दू को लेकर। वो उर्दू जिसे हम बोलना पसंद करते हैं, वो उर्दू जिसे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में बोले जाने वाले ज़बानों में से एक ज़बान समझते हैं और जिससे हम लोग प्यार भी करते हैं। आज इस उर्दू को लेकर पूरे बंगाल में एक बहस छिड़ी हुई है। WBCS एग्ज़ाम जो होना है उसके पेपर में बंगाल को कंपलसरी बताकर उर्दू को हटा दिया गया है। इसको लेकर जनाब इफ्तिखार अहमद साहब का स्टैंड क्या है, इनकी क्या राय है, इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयर करने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि WBCS एग्ज़ाम से जो उर्दू को हटा दिया गया है बंगाल सरकार की तरफ से, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है हटाने का? इसका जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले उर्दू की मुख्तसर जो है तारुफ करा दूँ कि ये ज़बान जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है इस ज़बान का, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। और ये जो है अभी का जो नैरेटिव सेट हो गया है ख़ास करके लोगों का कि उर्दू ज़बान को एक मज़हब से जोड़ दिया गया है। अभी ही महाराष्ट्र का एक केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि उर्दू इज़ नॉट एलियन बॉर्न इन दिस लैंड एंड लैंग्वेज इज़ नॉट रिलीजन, के लैंग्वेज का कोई धर्म नहीं होता है, मज़हब नहीं होता है। लेकिन अभी जो है इसको एक कम्युनिटी के साथ, एक मज़हब के साथ जोड़ करके इसके पढ़ने वाले बोलने वालों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो ज़बान किसी एक मज़हब का नहीं होता, ये सबकी होते हैं। इलाके के हिसाब से लोगों की ज़बानें बदल जाती है। तो उर्दू भी इसी तरह से है, हिंदुस्तान में पली बड़ी है ये ज़बान और ये प्योर हिंदुस्तानी ज़बान है। तो ये अभी जो है WBCS वेस्ट बंगाल का WBPSC जो है, जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज को एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उन्होंने नोटिस जारी किया है कि 2025 का नोटिस, इससे जो है जो मेंस में पेपर 1 होता है उसमें आप, इससे पहले होता था कि 5 ज़बानें रख सकते थे आप अपनी मादरी ज़बान, बंगला, नेपाली, हिंदी, उर्दू और संथाली। तो अभी क्या हुआ है कि इसको जो है सिर्फ नेपाली और बंगला को ही रखा गया है, बाकी तीनों ज़बानों को हटा दिया गया है। ये 2023 में ही ऐसा हुआ था, ये नोटिस जारी हुआ था कि सिर्फ बंगला और नेपाली में एग्ज़ाम किया जाएगा। तो उस वक्त बंगाल के यानी खास करके कोलकाता के कुछ तंजीमों की तरफ से आवाज़ उठी थी और वो लोग जा करके ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। तो अब क्या मुलाकात हुई थी, वो इंडोर मीटिंग थी, क्या मुलाकात हुई थी, नहीं हुई थी, बस हम लोगों को सिर्फ देखने को जो मिल रहा है कि अखबार मशरिक़ का फ्रंट पेज पे एक बड़का हेडिंग आया था और ममता की तरफ से ऐलान दिया गया था कि WBCS एग्ज़ाम में बंगला लाजमी पेपर नहीं होगा। उस बार 2023 में 2023 की पेपर, अभी जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, ये 2023 की पेपर है और कुछ लोग गलतफहमी में अभी ही शेयर कर जाते हैं। तो ये 2023 की पेपर है। तो उस वक्त हम लोग खुश हो गए कि नहीं, चलो अब नहीं होगा। उसके बाद ही फिर देखा गया कि वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल में जो है उसमें भी जो है जो पूरा क्वेश्चन पैटर्न होगा वो इंग्लिश को हटा दिया गया, बाकी दूसरे लैंग्वेजों को भी हटा दिया गया, सिर्फ बंगला और नेपाली को रखा गया है। तो इससे साबित होता है कि अगर वहाँ पे उर्दू, हिंदी और संथाली बोलने वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो दूसरी ज़बानें हैं नेपाली व बंगला को छोड़ करके कि इन लोगों के साथ अब भेदभाव किया जा रहा है कि ये ज़बानें उर्दू, नेपाली, उर्दू, हिंदी और संथाली, क्योंकि ये ज़बानें पहले शामिल थी उसमें, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है। तो इसको पढ़ने वाले, इसको जानने वाले लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो असल साजिश ये है कि अगर किसी भी ज़बान को अगर जब फ़रोग मिलता है, कोई भी ज़बान उसी वक्त फ़रोग मिलता है कि जब उस ज़बान को रोज़गार से जोड़ा जाए। रोज़गार से जब उसका रिश्ता और दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा तो लोग जो है अब उस ज़बान को ना चाहेंगे, ना पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना बोलने की कोशिश करेंगे। कोई भी ज़बान सीखते हैं या पढ़ते हैं तो लालच में कि इस ज़बान को पढ़ेंगे हमको नौकरी मिलेगी। तो जब नौकरी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो ज़बान को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कहा कि किसी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए
उसको आगे बढ़ाने के लिए रोजगार से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आज WBSC एग्ज़ाम से जो है इसको हटा दिया गया उर्दू को, लेकिन अगर देखा जाए कई दिन हो गए इस बात को सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचने में कई दिन गुजर गए हैं अभी तक। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए हम जिसे अपना रहनुमा मानते हैं, जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? देखिए, खास करके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही लोग हैं। आज अगर उन लोगों के सामने उर्दू को जो है, सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, संथाली ज़बान से जुड़े हुए हैं, सबको आगे आकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। और ख़ास करके मैं जो है उर्दू वालों से कहूँगा कि आप लोगों को, जिन लोगों को उर्दू की वजह से किसी को कुर्सी मिल गई, किसी को जो है मुलाजमत मिल गई, मुलाजमत से वो मसरूफ़ हो गए, तो आपको जिस ज़बान की वजह से आज आप जॉब कर रहे हैं, आपको कुर्सी मिल गई है, तो आप उसी ज़बान के ख़िलाफ़ सरकार अगर कोई गलत स्टेप ले रही है तो आपको ज़बान खोलने में क्या दिक्कत है? और जब ये पेपर शाई हुआ होगा, सबसे पहले तो स्कूल वालों को नजर आई होगी। बिल्कुल, सबको अभी जो है स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में हो, खास करके जो उर्दू टीचर है उन लोगों को तो सामने आना चाहिए। वो लोग फिर क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, ये सबको पता है कि अभी खास करके सोशल मीडिया का ज़माना है। मिनट मिनट में खबर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। खबर सबको है, कोई यहाँ तक जो है डरे। असल में ये क्या है, डर का माहौल है, कोई डर के बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि डर किस बात का, जब हम लोग सरकार क्यों चुनते हैं, अपना नुमाइंदा क्यों चुनते हैं इलाके से, कि हमारे मसाइल को हल करेंगे, हमारे मसाइल को जाकर के वहाँ पे उठाएंगे। जब हमारे मसाइल पर आँच आ जाए, हमारे मसाइल के ख़िलाफ़, हमारे हक़ के ख़िलाफ़ वहाँ पे बिल पेश किया जाए या हमारे ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए, और आप हमारे इलाके के नुमाइंदे हो या जो भी जिस चीज़ से जुड़े हो, जहाँ पे जिसकी आवाज़ उठ सकती है, जहाँ पे जिसकी आवाज़ का असर हो सकता है, आप लोग वहाँ पे आवाज़ उठाइए। क्योंकि ये अगर उर्दू को जो है आज मान लिया कि WBCS से हटा दिया गया, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल से हटा दिया गया, आगे चल कर के और भी जो खास करके स्कूलों में है इसको भी कंपलसरी कर दिया जाएगा कि उर्दू की कोई जगह नहीं है अब। तो इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, खास करके हमारे जो सियासी लीडरान हैं और जो उर्दू से जुड़े हुए उर्दूदा है, जिनको उर्दू की वजह से, उर्दू मीडियम होने की वजह से उनको नौकरी मिली है, मुलाजमत में है, आज आप लोग खुल के आए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। क्योंकि हम ये सरकार के खिलाफ नहीं है कि हम ये सरकार के खिलाफ, बल्कि सरकार हमारे खिलाफ ये स्टेप लिया है। इसको इसलिए जो है कि जब उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सामने आए, खुल के आए, इसके खिलाफ एक तहरीक शुरू करें। इंशाल्लाह हम लोग एक पहल करने जा रहे हैं। आप लोगों से जो भी देख रहे हैं कि आप लोग इस तहरीक में ज़रूर जुड़ें, ताकि हम लोग सरकार तक एक मांग पहुंचा सके, जो हमारा क्या मांग है, ताकि इस पर एक फैसला हो सके, ताकि उर्दू जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि अभी स्कूलों में देखिए कि अभी मगरबी बंगाल का हाल ये है कि जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? कि उन लोगों को पता हो गया कि उर्दू पढ़ा करके अभी कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। तो कोई भी किसी ज़बान को पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो उसके बच्चों का ख्वाब होता है, सपना होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस सेक्टर में, इस ज़बान में नौकरियां हैं, तो हमको, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी। लेकिन उन लोगों को भी अभी एहसास हो गया है कि बंगाल में उर्दू पढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। खुद मैं स्कूल चला रहा हूँ, गार्जियंस यहाँ पे आते हैं जो खास करके उर्दू से जुड़े हुए हैं, हाफिज़, मौलवी, खास करके ये सब भी आकर के बोलते हैं कि उर्दू नहीं पढ़ाना होगा। तो बहुत जब अपने ज़बान की बात आए और भेदभाव हो तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए जो है मेरा सरकार से एक और मुतालबा है कि जब आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाजमी कर रहे हैं बांग्ला पेपर को, तो सबसे पहले इसको करने की ज़रूरत है कि स्कूल में लागू कीजिए, कंपलसरी कीजिए इसको। अप टू 10th क्लास तक एक पेपर एज अ थर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो उसका अपना लैंग्वेज होगा ही उर्दू, हिंदी या संथाली, जो भी ज़बान को रखेंगे वो। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी, और थर्ड लैंग्वेज को बांग्ला कंपलसरी किया जाना चाहिए, ताकि जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी बांग्ला सीख सके और आगे जाकर के वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सके और उसको क्वालिफाई कर सके। एक बात ये कि बंगाल सरकार ने अगर ऐसा किया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, क्या बंगाल सरकार उर्दू के खिलाफ में है या क्या और कोई वजह रह सकती है इसमें? और क्या वजह रह सकती है? आज से शुरू से ये जितनी भी सारी ज़बानें को हटा दिया गया है अभी, ये तो पहले से ही था, तो इसको हटाने का वजह क्या है? अब वजह, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वजह ये रही होगी कि जितनी भी ज़बानें हैं, दीगर ज़बानें, वो सबको हटा दिया जाए, सबको एक रंग में ढल दिया जाए, सिर्फ बांग्ला में, सिर्फ बांग्ला। और नेपाली इसलिए रखा गया है,
नेपाली को रखने का एक वजह यह भी है कि जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट में खास करके हिल एरिया में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, इन लोगों को तरजीह दी गई है कि नेपाली। अब देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में उस क्वेश्चन पेपर जो है उसमें भी जो है सिर्फ अभी क्या रखा गया है, नेपाली और बंगला। तो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और दूसरे मीडियम जो भी है वो क्या करेंगे, यानी इससे पहले जो है ये सारी ज़बानें थी लेकिन अब हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सोची समझी साजिश है दूसरी ज़बानों को बेदखल करने का, और दूसरी ज़बानें पढ़कर जो स्टूडेंट मुलाजमत में, सरकारी मुलाजमत में जाते थे उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में अगर है आप तो बंगला से आपको जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल मैं बंगला के मुखालिफ नहीं, ना किसी ज़बान के मुखालिफ हूँ। बंगाल हमारे स्टेट की ज़बान है, एक रियासती ज़बान है, इसको सीखना ज़रूरी है। लेकिन ये स्टेप सरकार की तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो सरकार स्कूल में थर्ड लैंग्वेज उर्दू मीडियम और दूसरे मीडियम स्कूल स्टूडेंट के लिए थर्ड लैंग्वेज इसको कंपलसरी करे, क्यों नहीं करे? हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हम लोग बंगला पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? एज आ थर्ड लैंग्वेज स्कूल में एक सब्जेक्ट बंगला कंपलसरी होना चाहिए, सरकार इसको कंपलसरी कराए। तो जब हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूल लेवल पे पढ़ाया नहीं जा रहा है और इसको कंपलसरी किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, तो इसको कंपलसरी करना चाहिए था पहले स्कूल लेवल पे। इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार जो पहले की सरकार रही है, बाया महज सरकार, कि उनको ये सोचना चाहिए था कि जो बंगाल में है बंगला ज़बान सबको जानना ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट रखना ही होगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी भी स्कूल में जो है प्राइमरी लेवल से हो कि क्लास 10 तक बच्चों को किसी को जो है बंगला कंपलसरी किया ही नहीं है। जब कंपलसरी नहीं किया तो वो एग्जाम भी जो है हर मीडियम में लेते थे, सब ज़बानों को जगह दी। अपनी जिम्मेदारी निभाई ना। हाँ, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई कि हाँ, जिस तरह उन्होंने कंपलसरी नहीं किया था तो कंपलसरी एग्जाम में पेपर में भी नहीं किया था, किसी भी एग्जाम में नहीं किया था। लेकिन मौजूदा सरकार अगर देखा जाए तो 14 सालों से हुकूमत कर रही है, ये 15वां साल भी अब खत्म होने वाला है। 15 सालों में अगर इन्होंने कंपलसरी नहीं ठहराया स्कूलों में तो पेपर में फिर क्यों? बिल्कुल, अगर जो है इसको जो अगर सरकार से मेरा ये है सवाल है कि इसको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लागू ही करना था, आपका मकसद ही अगर है कि बंगाल में जब रहने वाले सब कोई बंगला जाने पढ़े, बिल्कुल, तो सबसे पहले उनको चाहिए था कि स्कूल में लागू करे इसको, स्कूल को कंपलसरी बनाया जाए। अगर स्कूल में कंपलसरी कर देंगे तो सबको पढ़ना ही होगा, बगैर पढ़े उसका कोई चारा नहीं है। तो जब वो पढ़ लिख लेंगे, आगे उस काबिल बन सकेंगे कि उर्दू बंगला को पढ़ना और लिखना आ जाए उसको, तो एग्जाम में भी बैठ सकते हैं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सरकार का ये नियत नहीं है। सरकार की नियत इससे पता चलता है कि वो इसको थोपना चाह रहा है। अब जो तुम लोग पढ़ लिए हो, तुम्हारी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो बंगला मीडियम, हिंदी नेपाली मीडियम है, जो ये दोनों ज़बानें जानते हैं, उन लोगों के लिए ही सरकारी इसमें नौकरी है, बाकी तुम लोगों के लिए कोई ये जगह नहीं है। और मेरा जो है हमारे सियासी लीडरान से मेरा मुतालबा है कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है। और अगर आप लोगों के ऊपर सियासी दबाव होता है, हर सियासी पार्टी की तरफ से उसके लीडरान के ऊपर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता कोई, तो भले ही आप लोग अगर सियासी दबाव है, आप लोग नहीं बोल सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ कि अगर वाकई में आप लोग उर्दू के हमदर्द है, आप लोगों को मतलब दर्द है कि उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, उर्दू को बचाया जाना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो जो आम लोग हैं आप बैक सपोर्ट करके भी एक तहरीक पैदा कर सकते हैं। फेस नहीं आ सामने फेस नहीं आना होगा आपको, आप पीछे से रह करके एक तहरीक को जन्म दे सकते हैं, ताकि और आप गाइड कर सकते हैं कि क्या कब कहाँ पे क्या ज़रूरत है नहीं है, उससे एक मुकम्मल, हाँ बिल्कुल, वजूद को बचाने के लिए इस तरह का एक पहल किया जा सकता है। तो मेरी आप लोगों से जो है, जो सियासी लीडरान हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर पहल करें और एक इस तहरीक को जो है पीछे से बैकडोर से एक ये दे तूल दे ताकि ये कामयाब हो सके और जो ज़बानें हैं इसके मानने वाले, पढ़ने वाले हैं, इसको बचाया जा सके। और एक रीज़न ये भी बताऊंगा मैं कि खास करके जो है हम लोग का एरिया जो है ट्रांसफर्ड एरिया है, बिहार से ट्रांसफर्ड एरिया है। उस वक्त जो है 1956 ईस्वी में 2 पार्ट, एक हो गया पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त पुरुलिया सब डिवीज़न था, मानभूम डिस्ट्रिक्ट में था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बंगाल में, वो बिहार का हिस्सा था। और उत्तर दिनाजपुर ये जो है ग्वालपखोर, चाकुलिया, इस्लामपुर, चोपड़ा, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आता था, इस किशनगंज सब डिवीज़न था। तो इनको जो है बंगाल के सहूलत के लिए, नॉर्थ बंगाल को जोड़ने के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए इसको इस्टेब्लिश करने के लिए उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, बिहार सरकार और बंगाल सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट कंडीशन हुआ था और थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
कि यहाँ पे बसने वाले इनका कल्चर और ख़ास के उर्दू लैंग्वेज मेंशन है कि उर्दू लैंग्वेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। इसकी हिफाजत की जिम्मेदार रियासती सरकार होगी, यानी बंगाल सरकार की होगी। तो आज क्या बंगाल सरकार उसके जस्ट उल्टा काम कर रही है। बिल्कुल लग रहा है, इससे बात हुई थी उस वक्त। बिल्कुल, ये एग्रीमेंट था ये। तो अभी जो है उसके खिलाफ वो काम हो रहा है। तो ये उस कंडीशन को भी याद रखना चाहिए कि 1956 जो है स्टेट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956 एक एग्रीमेंट हुआ था। उस टाइम जो है ये सब बातें हुई थी और भी बहुत सारी बातें थी। तो उसमें एक ज़बान और कल्चर का भी बातें थी। तो अभी क्या हो रहा है, इसको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक ज़बान के साथ दुश्मनी है। हाँ दोस्तों, आपने तमाम बातें सुनी उर्दू को लेकर, और यहाँ पर मैं भी अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि आज उन लोगों को पेशकदमी करना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं और जो लोग बोलचाल में हमेशा स्टेजों पर अपने महफिलों में उर्दू को इस्तेमाल करते हैं और उर्दू बोलना अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं। उन लोगों को ख़ास करके इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। जिसके तरफ से भी तहरीक चलाया जाए, जैसे सर की तरफ से भी तहरीक का ऐलान किया गया है, तो इस तरह अगर जिसके तरफ से भी तहरीक चलाया जा रहा है उन तहरीकों का हिस्सा बने। अगर आप खुलकर सामने नहीं आ सकते तो पीछे तो हो ही सकते हैं, ताकि अगर आप दूर रहकर इन तहरीकों के साथ हो जाएंगे तो आपका नाम उन लोगों में नहीं आएगा जो दूर खड़े होकर तमाशा देखेगा। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।